वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जुलाई महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के बारे में है। हाल ही में इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। इंडिया को 10वीं रैंक दी गई है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में, जिसे रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU के द्वारा। ये जो इंडिया ने रैंक अवेल की है, इसमें इंडिया ने 37 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट किया है, 37 स्थान की छलांग लगाई है। क्या है ये इंडेक्स ये मेजर करने की कोशिश करता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा कमिटेड है साइबर सिक्योरिटी को लेकर ग्लोबल लेवल पे। कंट्रीज को 5 पिलर्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे किसी भी देश में क्या लीगल मेजर्स ऑप्ट किए जाते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कोऑपरेशन। इन 5 आधारों पर निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश कितना बढ़िया कर रहा है। कंट्रीज से 82 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 इंडिकेटर्स को कवर करने के लिए, और फिर ये इवैल्यूएशन किया जाता है। इस रैंकिंग में USA रहा टॉप पर, जिसके बाद सेकंड रैंक पर UK और सऊदी अरेबिया एक साथ रहे। इंडिया ने टॉप 10 में जगह बनाते हुए 10वां स्थान हासिल किया। अगर आप देखें तो 2018 में और 19 में इंडिया का स्थान 47वां था, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट यहां पर देखी गई है। एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया ने 4था स्पॉट सिक्योर किया है। तो इंडेक्स वगैरह में वैसे भी इंडिया की परफॉर्मेंस काफी कम रहती है, सो दिस इज एन इंडेक्स जहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। ITU की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1865 में इसे फाउंड किया गया था ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो कनेक्टिविटी है उसे फैसिलिटेट किया जा सके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है। ये ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम का अलोकेशन भी करते हैं, सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स भी डिवाइड करते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं जिनके माध्यम से ये इंश्योर किया जाए कि नेटवर्क और टेक्नोलॉजीज सभी लोगों के लिए इक्वली एक्सेसिबल हो पूरी दुनिया में। इंडिया इसका एक मेंबर इलेक्ट हुआ है 4 सालों के लिए, 2019 से 22 के टर्म के लिए। इंडिया 1952 से ही इस बॉडी का मेंबर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंद्रजाल के बारे में है। कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि जम्मू का जो एयरफोर्स बेस है वहां पर ड्रोन अटैक किया गया। अंदाजा ये लगाया गया है कि ये अटैक लश्कर-ए-तैयबा ने करवाया था, मतलब ड्रोन्स अटैक खतरनाक हो सकते हैं। हैदराबाद की बेस्ड एक R&D फर्म ने, जिसका नाम जनरे रोबोटिक्स है, उन्होंने एक पहला इंडिया का इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम तैयार किया है जिसका नाम है इंद्रजाल। ये 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है जहां पर भी इंस्टॉल किया गया है। किसी भी प्रकार के ड्रोन को या फिर कोई भी ऐसा जो म्यूनिशन वाला, गोला बारूद वाला हथियार है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रडार की कैच में ना आए, वो उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक लेवल पे ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, दूसरे लेवल पे इंटरसेप्ट करता है, और तीसरा एक ऐसा लेयर होता है जहां पर ये ऑब्जेक्ट को आने ही नहीं देते, मतलब हवा में ही मार गिराते हैं। अच्छी बात है, इसका इस्तेमाल ना केवल हम किसी इक्विपमेंट को या किसी इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, फर्दर हम इसे बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं। एंटी-UAV सिस्टम जो है ये डिफेंस बेसिस को तो प्रोटेक्ट करेगा, प्लस लीनियर इंफ्रा जैसे कि हमारे बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इसमें रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस होती है, ये देखता रहता है कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इंटेलिजेंस मेस्ड नेटवर्क है इसके पास, जिसकी मदद से आसानी से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कैच कर सकता है। हनीकॉम्ब सेल स्ट्रक्चर है इसका। ऐसे स्ट्रक्चर को हनीकॉम्ब सेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसकी मदद से ये पूरे एरिया को सिक्योर रखता है। 9 से 10 टेक्नोलॉजीज का ये कॉम्बिनेशन है, 24/7 एक्टिवेट रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आयंस के बारे में है। फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। सिंपोजियम का मतलब समझते हैं? इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जहां पे एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते हैं और किसी एक पार्टिकुलर मुद्दे पर बातचीत होती है। आयंस का ये 7th एडिशन था, जो हाल ही में फ्रेंच नेवी के द्वारा होस्ट किया गया रीयूनियन आइलैंड पे। आयंस ये एक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था फरवरी 2008 में। पॉइंट टू बी नोटेड, फरवरी 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। ये एक फोरम की तरह वर्क करता है जहां पर आसपास के जो भी इंडियन ओशियन के कंट्रीज हैं वो आते हैं और रीजनल मैरीटाइम इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है। वॉलंटरी इनिशिएटिव है।
जो अपनी इच्छा से आना चाहे वो आ सकता है। जो भी मेंबर्स इसके हैं वो अपनी मेंबरशिप अवील कर सकते हैं, जिससे मैरीटाइम कोऑपरेशन को बेहतर किया जा सके। वो सभी देश इसका हिस्सा बन सकते हैं जो या तो लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन के आसपास के, या फिर इस रीजन में हैं। ये इंक्लूसिव फोरम है जहां पर रीजनली रेलेवेंट मैरीटाइम इश्यूज पर बातचीत होती है। आयंस में वर्तमान में 24 मेंबर्स हैं जो या तो इंडियन ओशन के एबिट्स में हैं, मतलब कि किनारे हैं, या फिर इंडियन ओशन के रीजन में आते हैं। फर्दर 8 देशों को ऑब्जर्वर नेशन का भी दर्जा दिया गया है। चेयरमैनशिप की बात करें तो जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो शुरुआती 2 सालों तक जो चेयरमैनशिप थी वो इंडिया के पास थी, मतलब इनॉग्रल चेयरमैनशिप जो थी वो इंडिया के पास थी 2008 से 10 के बीच में। देन यूएई 2010 से 12, साउथ अफ्रीका 2012 से 14, ऑस्ट्रेलिया 2014 से 16, बांग्लादेश 16 से 18 एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 18 से 20। और अभी मतलब 21 के शुरुआती समय तक ये चला। 21-22 के लिए जो पूरा चेयरमैनशिप है 2 साल के टेन्योर के लिए, ये अभी फ्रांस के पास है। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये है कि इससे इंडिया के जो 3-fold एम्बिशंस हैं रीजन में वो अचीव करने में मदद होती है। लाइक हम चाहते हैं कि पूरे इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट जो भी हैं, जो आसपास के देश हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हो। ये फोरम हमें मदद देता है। फर्दर हम चाहते हैं कि हम अपने लीडरशिप पोटेंशियल को, एस्पायरेशन को और स्टैब्लिश करें और इस रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने। फर्दर हम ये भी चाहते हैं कि रूल बेस्ड स्टेबल मैरीटाइम ऑर्डर इंडियन ओशन रीजन में तैयार हो। इसके लिए इंडिया प्रयास कर रहा है। ये फोरम हमारी मदद करता है। ये इंडिया को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को भी कंसोलिडेट करने में मदद करता है, स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर स्टेट ऑफ होर्मुज तक। अगर आप इन दोनों स्टेट्स की लोकेशन देखना चाहें तो देखिए, ये है पूरा इंडो पैसिफिक रीजन, यहां पर है स्टेट ऑफ होर्मुज और ये है स्टेट ऑफ मलक्का। तो आपने ये लोकेशन तो समझ ही ली। अब देखिए, आयंस पर यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि इसका जो इनॉग्रल आयंस था वो हेल्ड हुआ इंडिया में 2015 में इंडियन नेवी की चेयरमैनशिप में। और दूसरा एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है जो लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रीजन में उनके बीच में। आपको याद ही होगा, आर्टिकल में हमने बात की थी, इसका इनॉग्रल जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो 15 ये तो गलत हो गया ना, केवल 2 सही होगा। तो यही इसका सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी हाल ही में ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 को प्रस्तुत किया, जो कि ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन और नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग पर बेस्ड है। नॉन इंट्रूसिव मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि मॉनिटरिंग तो की जाएगी लेकिन आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पूरी कोशिश की गई है कि जो ड्रोन ऑपरेशंस हैं उनको फ्री किया जा सके और लोग आसानी से इसे कंडक्ट कर सकें। देखिए, इसमें जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी इसमें मॉनिटरिंग वगैरह की जाएगी, उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है जो कि बिजनेस फ्रेंडली है। आप यहाँ पे अपने फॉर्म वगैरह फिल करके अपना सारा काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें जो भी लोकेशंस हैं उनको 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रीन जोन ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप फ्रीली ड्रोन्स के ऑपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। येलो जोन ऐसे एरियाज होंगे जहां पर अगर आप ड्रोन ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी। और रेड जोन्स ऐसे जोन्स होंगे जहां पर आप कोई भी ड्रोन ऑपरेशन नहीं कंडक्ट कर सकते। ग्रीन जोन जो नॉर्मल एरियाज हैं, येलो जोन जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हैं तो उनके आसपास अगर आप ड्रोन ऑपरेशन ऊंचाई पर करते हैं तो एक्सीडेंट्स का खतरा रहेगा, तो वहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। रेड जोन जैसे कि मिलिट्री बेस वगैरह हैं तो वहां तो डेफिनेटली आप ड्रोन्स वगैरह नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल मनाही रहेगी। कोई भी फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप 400 फीट तक की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं ग्रीन जोन में, कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक में आपको ड्रोन्स वगैरह उड़ाने पर अनुमति नहीं दी जाती। 8 से 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसके पूरे रेंज में अगर आप 200 फीट की ऊंचाई तक मैक्सिमम उड़ाना चाहते हैं ड्रोन तो उड़ा सकते हैं। उसके ऊपर आपको परमिशन चाहिए होगी क्योंकि उसके ऊपर अगर आप ड्रोन्स लेकर जाते हैं तो खतरा बना रहेगा एक्सीडेंट का। अगर माइक्रो ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं, छोटे ड्रोन्स हैं जिनका कोई बहुत बड़ा कमर्शियल यूज नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है जैसे नैनो ड्रोन, या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से ऐसा कर रहे हैं। माइक्रो ड्रोन्स की कैटेगरी में वो ड्रोन्स आएंगे जिनका वेट 250 ग्राम से लेकर 2 केजी के बीच में हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर कोई फॉरेन ओन्ड कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो ड्रोन ऑपरेशन करना चाहती है तो करे।
ड्रोन्स के या ड्रोन के कंपोनेंट्स का अगर इंपोर्ट करना है तो इसे रेगुलेट किया जाएगा डीजीएफटी के द्वारा, ना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटी है वो ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे ना तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ना उसे कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बताना पड़ेगा, कोई सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दनेस भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह में भी छूट रहेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी छूट दी गई है। ड्रोन्स का जो कवरेज है वो पहले 300 केजी के जो ड्रोन्स थे वो इन रूल्स में आते थे, अभी उसे बढ़ाकर 500 केजी कर दिया गया है, जिसमें ड्रोन टैक्सीज भी आ जाएंगी। जो सर्टिफिकेट इश्यूएंस है लाइक एयरवर्दीनेस का जो सर्टिफिकेट है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस से रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बाकी पर्पस से चाहिए होगा। तो ये देगा कौन? ये दिया जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर अगर वो किसी एंटिटी को इसके लिए ऑथराइज करते हैं तो वो दे सकते हैं। जो ड्रोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाहें तो अपनी स्वेच्छा से जो ड्रोन्स हैं उनमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं, जो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर वहां पर फीड कर देंगे, ताकि पता चल जाए कि कौन सा ड्रोन कहां मैन्युफैक्चर हुआ है। फर्दर इसमें 1 लाख तक की मैक्सिमम पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। ये नहीं कि आपका ड्रोन कहीं पर जाकर किसी की जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, उसका नुकसान पहुंचा दे तो वो पेनल्टी एडिशनल हो जाएगी। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी आपको लग सकती है। जो कार्गो डिलीवरीज होंगी, जैसे बात चल रही है कि ड्रोन्स के माध्यम से आपको डिलीवरीज मिलेंगी मेडिसिन की या बाकी और चीजों की, तो उनके लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उन्हीं कॉरिडोर्स के माध्यम से सामान आपके घर तक पहुंचाया जा सकेगा। ड्रोन प्रमोशन काउंसिल को भी बनाया जाएगा जो बिजनेस फ्रेंडली होंगे और अच्छी तरीके से जो पूरा ड्रोन इंफ्रा होगा उसे बेहतर करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के बारे में है। इंडियन नेवी ने अभी एक्सेप्ट किया है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को यूएस की नेवी से एक सेरेमनी में, जो वहां पर सैन डियागो में नेवल एयर स्टेशन है नॉर्थ आइलैंड का, वहीं पर यह सेरेमनी हो रही थी। MH-60R हेलीकॉप्टर जो है ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर्स हैं, किसी भी मौसम में इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। मल्टी रोल मिशंस के लिए ये कैपेबल हैं, कई तरीके के फंक्शन से परफॉर्म करते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग एवियोनिक सेंसर्स हैं जिनकी मदद से अपनी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। हेलीकॉप्टर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है और भी कई सारे इक्विपमेंट या वेपन्स अटैच किए जा सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एज आई टोल्ड यू ऑल वेदर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, तो इससे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, लाइक एंटी सरफेस जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें हिट करने में, हैंडल करने में कैपेबल है। सबमरीन वॉरफेयर अगर हो रहा है तो उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने में ये कैपेबल है। इसके अलावा ये सर्च एंड रेस्क्यू या कम्युनिकेशन के जो फंक्शंस हैं उन्हें भी परफॉर्म कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आकाश NG एंड एमपैट GM के बारे में है। आकाश NG में यहां का मतलब है न्यू जेनरेशन। अभी हाल ही में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, जिसे आप शॉर्ट में आकाश NG कह सकते हैं, और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आप इसे एमपैट GM बोल सकते हैं। इन दोनों को, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आकाश NG के बारे में। आकाश NG ये न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन पर से आप हवा में किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। कोई मिसाइल आ रही है, कोई फाइटर जेट आ रहा है तो उसे इससे मारा जा सकता है। इसे डेवलप किया गया है DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा। ये DRDO की ही एक लेबोरेटरी है जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। पर्पस क्या है? ये जो मिसाइल है ये कैपेबल है हाई मैनोवरिंग लो रडार क्रॉस सेक्शन एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में। हम बात कर रहे हैं आकाश NG यानी कि जो अपग्रेडेड वर्जन है आकाश का, उसके बारे में। देखिए, जो आकाश की रेंज हुआ करती थी, जो उसका सेकंड वर्जन आया था, वो 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स थी। अभी जो इसका अपग्रेडेड वर्जन आकाश NG आया है, इसकी रेंज 60 किलोमीटर की है। इसके अलावा भी कई सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं वो लगातार अपने पेस को या फिर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहते हैं, उनमें मैनेवरिंग की कैपेबिलिटी काफी अच्छी होती है। फर्दर कुछ ऐसे जो टारगेट्स हैं, लाइक मिसाइल्स हो गई या फाइटर जेट्स हो गए, जो रडार बहुत अच्छी से डिटेक्ट नहीं कर पाता, उनको भी आकाश NG आसानी से हिट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। फर्दर इसके आगे जो नया वेरिएंट है आकाश मिसाइल का, ये 60 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को हिट कर सकता है और 2.5 मैक की स्पीड तक उड़ सकता है। 1 मैक साउंड की स्पीड होती है। वेट में काफी हल्का है। जो पहले का मैक था, इसका जो अर्लियर वर्जन था वो लगभग 700 kg का था। ये जो है वो 350 kg का है,
मतलब ट्रांसपोर्ट करने में और इस्तेमाल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसमें एक न्यू सीकर हेड भी लगाया गया है। आकाश एनजी का जो ये नया सीकर हेड है, ये एनिमी एयरक्राफ्ट को आसानी से लॉक कर देता है। उसके बाद वो गाइड करता है मिसाइल को, अगर टारगेट थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन शिफ्ट भी कर रहा है तब भी उसे हिट किया जा सकता है। बात करते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है? इसे बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। इसे ट्राइपॉड के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। इवन इसे कंधे पे रख के भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब इसकी मदद से आप टैंक्स को हिट कर सकते हैं। पर्पस यही है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि मीडियम और लॉन्ग रेंज के टारगेट्स हिट कर सकती है। ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर कोई भी आर्मर्ड व्हीकल है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फीचर्स यानी कि वेट में काफी हल्का है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, आप अपने टारगेट को लॉक करिए और भूल जाइए हिट करके, उसके बाद इसका काम है ये अपने आप जाके हिट करेगा। इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये होता है कि उस समय उपलब्ध सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी। इसमें जो अभी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है दैट इज मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर। जो इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है वो इस एमपैट जीएम को कैपेबिलिटी देता है रात में भी अपने टारगेट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकने में। इसे ट्राइपॉड के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है एंड वेट अप्रॉक्सिमेटली 15 केजी का। देखिए मिसाइल्स वगैरह पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी दिखाया था, अग्नि 4 के बारे में है। स्टेटमेंट था सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल ही केवल इस्तेमाल होता है और ये 75 किलोमीटर तक जा सकती है वॉरहेड को लेकर, न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर। आपको पता है कि अग्नि 5 की भी रेंज 5000 की ही है या 5500 से 5800 की है। यहाँ तो अग्नि 4 की बात हो रही है, तो ये वाला तो गलती हो गया। फर्दर ये अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रोपेलेंट यूज होते हैं, तो ये भी गलत है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पैसेज एक्सरसाइज के बारे में है। इंडियन नेवी ने अभी बायलैटरल पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया यूके रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ बे ऑफ बंगाल में। जो पैसेज एक्सरसाइज है ये दो नेवीज के बीच में होता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट और कोऑपरेट कर सके बढ़िया से, चाहे वॉर की स्थिति हो या फिर सिचुएशन हो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की। सिमिलर पासिंग एक्सरसाइज इंडिया जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, फ्रेंच नेवी और यूएस नेवी के साथ भी करता है। अभी जो हुआ है दैट इज विद यूके। तो उद्देश्य बिल्कुल यही था कि दोनों नेवीज के बीच में एक प्रकार की प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी ये, ताकि वो अपनी एबिलिटीज को और शार्पन कर सकें और आपस में अच्छी तरीके से काम कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैसेज एक्सरसाइज। नेक्स्ट आर्टिकल आर्मेक्स 21 के बारे में है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में शुरुआत की इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन 21 या आर्मेक्स 21 के बारे में न्यू दिल्ली से। वैसे ये न्यू दिल्ली में नहीं होगा, स्कीइंग मतलब जो बर्फ पे फिसलते हैं, ये होगा काराकोरम पास के नजदीक में लद्दाख में। अब देखिए ये पूरा इवेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज यूपीएससी अनयूजुअल है कि यहां से प्रश्न पूछे, लेकिन काराकोरम पास हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। काराकोरम पास एक माउंटेन पास है, मतलब पहाड़ों के बीच एक गैप होता है। ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर सिचुएटेड है काराकोरम रेंज में। अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो यहां देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, यहां पर आपको मिलेगा काराकोरम पास। ये है सियाचिन का पूरा, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। यहां पे है इंदिरा कोल, ये है श्रीनगर, यहां पर है कारगिल, ये है उरी, ये है पूंछ। ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो माउंटेन पास है ये इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और चाइना का जो जिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन है उसके बीच में सिचुएटेड है, जो लेह को याकांड से जोड़ता है, ठीक है। ये जो पास है यहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है और ना ही बर्फ है। अब सवाल यह है बर्फ नहीं है तो वेजिटेशन क्यों नहीं है? बिकॉज बहुत तेज हवाएं चलती हैं, लगातार बहती रहती हैं, तो वो किसी वेजिटेशन को सर्वाइव नहीं करने देती। अब चूंकि वेजिटेशन नहीं है तो ये बहुत ही यूजुअल है कि एनिमल लाइफ भी नहीं होगी। टेम्परेचर काफी लो होता है और वहां बर्फ के तूफान आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज इंदिरा के बारे में है। 12th एडिशन इंडो रशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा की ये वोल्गोग्राड में होगी, रशिया में, 1 से 13 अगस्त के बीच में। सबसे पहले तो आप वोल्गोग्राड की लोकेशन देखिए, ये है रशिया, यहां पर है मॉस्को जो इनकी कैपिटल है, और इसके साउथ में यहां पर वोल्गोग्राड आपको मिलेगा। यहां पर एक्सरसाइज होनी है, काउंटर टेरर ऑपरेशन होगा एक तरीके से। जो यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है कि देशों की जो आर्मीज हैं, नेवीज हैं, वो इकट्ठा मिलकर जो टेररिज्म है उसे रोक सकें। तो इंडिया और रशिया इस तरीके की एक्सरसाइज करके खुद को और आपस में कंफर्टेबल बनाते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं। इंदिरा सीरीज की एक्सरसाइज वैसे 2003 में ही शुरू हो गई थी,
ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज के रूप में स्टार्ट हुई थी, जो अल्टरनेटिवली दोनों देशों में होती थी। पहली ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई थी 2017 में। ट्राई सर्विस का मतलब है कि तीनों फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों एक साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे थे 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम। और सबसे लेटेस्ट हुआ है 2019 में, जो 3 लोकेशंस पे साइमल्टेनियसली हुआ था, झांसी के नजदीक में बबीना में, पुणे और गोवा में। तो ये तो एक्सरसाइज इंदिरा के बारे में है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।